नमस्कार दोस्तों। शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। अधिगम के यूनिट को लेकर के हम आज फिर कुछ प्रश्नों के साथ में आपके साथ में उपस्थित हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से क्यों ध्यान देना चाहिए, इसको लेकर के हमारा ये प्रश्न है। और 4 ऑप्शन है इसकी। शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया जाता है। इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों में बेहतर अवसर प्राप्त हो जाते हैं। और चौथा है, बच्चों की विकास दर भिन्न भिन्न होती है और भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वैसे ही देखते ही अपने को महसूस हो रहा है कि एक बालक को व्यक्तिगत रूप से क्यों सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चों में विकास की जो दर होती है वो भिन्न भिन्न होती है और भिन्न भिन्न तरीक़े से ही वो सीख सकते हैं। तो इसलिए राइट आंसर अपना इसमें हो जाएगा चौथा। चलिए दोस्तों, इसके बाद में अपना आज का दूसरा प्रश्न है, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक, पहला, दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछते। दूसरा, उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं पढ़ाया जाए। तीसरा, उन्हें ये पता न हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनके परीक्षण में काम आएंगे। चौथा, सीखने के तैयार होने को लेकर के, तो यहाँ पर एकदम परफेक्ट आंसर इसका चौथा होगा। सीखने के लिए अगर कोई तैयार होता है तो निश्चित रूप से वो सीख जाता है, और अगर सीखने के लिए तैयार नहीं है तो वो नहीं सीख पाता। तो यहाँ पर एकदम सही आंसर अपने को फोर्थ वाला देखना है। और अगला हमारा प्रश्न आज का, शिक्षक कक्ष में प्रयास करता है विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करने का, विद्यार्थियों को चिंतन के अवसर देने का, विद्यार्थियों को सहायक सामग्री से संबंधित वातावरण उपलब्ध करवाने का, और उपयुक्त सभी का। तो दोस्तों सामान्यतः एक शिक्षक जो है ये सभी कार्य कक्ष में करता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, उपयुक्त सभी के लिए। अगला हमारा आज का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है, यानी 4 जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनमें से कौन सा ऐसा है जो अधिगम को प्रभावित, क्या अधिगम को दिखाने वाला, प्रदर्शित करने वाला है। पहला है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आना। दूसरा है, चढ़ना फेंकना मांगना, 5 वर्ष की आयु के बालक में ऐसा होना। तीसरा है, मामा जी को आते देखते ही प्रणाम करना, और उसके बाद में सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें मामा जी को आते हुए देखते ही प्रणाम करना, क्योंकि इसी में व्यवहार परिवर्तन को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। और जो चीज़ें हैं जैसे पहले और दूसरे में, ये तो मूल प्रवृत्ति के अनुसार स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं। बाकी व्यवहार परिवर्तन जो हो रहा है जिस सामाजिक वातावरण में जाकर के, वो 3rd नंबर के ऑप्शन के अनुसार हो रहा। तो यहाँ पर अपने को होगा मामा जी को देखते ही प्रणाम करना। अगला प्रश्न है अपना 5वां, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत को और किस नाम से भी हम जानते हैं, संज्ञानवादी के रूप में जानते हैं कि संबंधवादी के रूप में, विचारवादी या प्रभाववादी के रूप में। तो दोस्तों इसको जानते हैं हम संबंधवादी के रूप में। सेकंड आंसर अपना इसमें राइट हो जाएगा, संबंधवादी के रूप में। अगला है अपना इसमें 6ठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, यानी जो 4 कारक दिए हुए उनमें से शिक्षक के व्यवहार को या प्रभाव को या अधिगम को प्रभावित करने वाला कौन सा होगा। बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, विषय वस्तु में प्रवीणता। तो यहाँ पर अपने को ध्यान में रखना है कि विषय वस्तु की प्रवीणता जो है वो शिक्षक के अधिगम को प्रभावित करने वाली है। प्रवीणता का मतलब एक तरह से उसकी विषय वस्तु से संबंधित पकड़ या बुद्धि से है, कितना वो उसमें समझदार है, कितना प्रवीण है। जितना अधिक प्रवीण होगा उतना ही अधिगम उसका अधिक होगा, या अधिगम को ज़्यादा सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। जितनी प्रवीणता, जितनी बुद्धि कम होगी उतना ही कम प्रभावित करेगा या कम सकारात्मकता उसमें देखने को मिलेगी। 7वां प्रश्न हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही क्रम है, यानी अधिगम जो होता है उसका एकदम राइट क्रम कौन सा है। तो देखो इसमें अलग अलग तरह से दिए हुए हैं, अपने को इसमें सीधा सीधा ध्यान में रखना है दोस्तों। जो कोई भी अधिगम से संबंधित व्यवहार होता है वो आवश्यकता से शुरू होता है, सबसे पहले उसमें आवश्यकता होती है, और जब आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति तत्पर हो जाता है, जैसे अभी आप लोगों को बेरोजगारी के समय रोजगार की आवश्यकता है, और जो इस समय तत्पर हो गया तो निश्चित रूप से वो तत्पर होने वाला व्यक्ति स्थिति को संभाल लेता है, पोजीशन को संभाल लेता है कि आज मैं किस स्तर पर हूँ और मुझे सफल होने के लिए क्या करना है। तो स्थिति को संभालकर तुरंत वो अंतःक्रिया शुरू कर देता है। तो जो व्यक्ति आवश्यकता को समझकर तत्परता के अनुसार स्थिति संभालते हुए अंतःक्रिया कर लेता है तो उसको अधिगम हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका जो सही क्रम होगा वो होगा आवश्यकता, तत्परता, स्थिति और अंतःक्रिया, जो अपना शायद दूसरा इसमें राइट आंसर है। इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, तो सामाजिक अधिगम कहाँ से आरंभ होता है, इसको लेकर के देखिए 4 ऑप्शन है। अलगाव से होता है कि भीड़ से होता है कि संपर्क से होता है या फिर सकारात्मक सोच से होता है। तो जब बात ही सामाजिक अधिगम की हो रही है या पूछा ही सामाजिक अधिगम के बारे में जा रहा है, तो सीधा सीधा है कि सामाजिक अधिगम संपर्कों से ही होता है। जैसे जैसे संपर्क होता जाएगा वैसे वैसे सामाजिक अधिगम होता जाएगा। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा संपर्क से। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम एक प्रक्रिया है, तथ्यों को के संग्रह की, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की, परीक्षा तैयारी की और याद करने की। तो दोस्तों अधिगम जो प्रक्रिया है उसमें व्यक्ति अनुभवों को प्राप्त करता है और धीरे धीरे उन अनुभवों से एक नवीन प्रकार के व्यवहार को अपने आप में जो पैदा करता है वो अपने आप में अर्थ पैदा करना है, या यूँ कहें कि अर्थ के निर्माण की स्थिति है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की। और दोस्तों आज का हमारा आखिरी और 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। 4 जो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं इसमें से सीखने की प्रक्रिया का परिणाम कौन सा नहीं है। अभिवृत्ति, संकल्पना, ज्ञान और नाड़ी परिपक्वता। तो दोस्तों अभिवृत्ति जो होती है वो सीखने की वजह से होती है, क्योंकि जैसा अपन सीखते हैं वैसी हमारी अभिवृत्ति बनती है, हमारी सोच बनती है। और संकल्पना, कोई भी संकल्पना करने के लिए संकल्पना के लिए एक महती आवश्यकता है कि उसके लिए हमारी सीख हो, हमारी समझ हो, हमारी सूझ हो। और ज्ञान आप समझते हैं, ज्ञान प्राप्ति अपने आप में जो है ज्ञानात्मक क्षेत्र के अधिगम के बारे में बात करती है, तो सीखने में ज्ञान भी होगा। चौथा है नाड़ी परिपक्वता। तो नाड़ी परिपक्वता सिर्फ कुदरत की देन होती है दोस्तों, स्वतः जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है वैसे वैसे कुदरत के अनुसार उसके नाड़ी तंत्र में परिपक्वता आती जाती है। तो इस तरह से दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण 10 प्रश्न, और जिनका संबंध था आपके अधिगम से संबंधित यूनिट से। दोस्तों इसी प्रकार से हम इन प्रश्नों को और आगे तक देखते जाएंगे, और कोशिश है हमारी कि धीरे धीरे इन प्रश्नों के अंदर और भी कुछ ऐसे प्रश्न समावेशित किए जाएं जो विशेष रूप से जो है व्यवहारिक प्रश्न हों। कई विद्यार्थियों के बार बार कमेंट्स आते हैं कि इनमें कुछ व्यवहारिक प्रश्न भी जोड़े जाएं। तो दोस्तों एक बार हम जो है विशेष रूप से इस तरह के जो प्रश्न जो न बहुत ज़्यादा कठिन है न बहुत ज़्यादा सरल है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या फिर आने की संभावना रखते हैं, ऐसे प्रश्नों के मिले जुले रूप को अपन देख रहे हैं। बहुत जल्द ही एक बार ये पूरा अपना लास्ट यूनिट तक पहुंच जाएगा मेट्रो, उसके बाद में फिर मैं पहले यूनिट से शुरुआत करूंगा और उसमें एकदम पूरे के पूरे व्यवहारिक प्रश्नों को लेकर के बात करूंगा। हर यूनिट से कम 50 क्वेश्चन फिर अपन देखेंगे प्रत्येक यूनिट से। अभी जैसे 100 से ज़्यादा क्वेश्चन अपन एक यूनिट से देख रहे हैं, फिर लगभग 50 क्वेश्चन देखेंगे और सारे क्वेश्चन जो होंगे व्यवहारिक होंगे। और फिर थर्ड राउंड के अंदर मैं टोटल सिलेबस से आपको प्रश्न दिया करूँगा, जिसके अंदर पार्ट के किसी भी पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है, और फिर उससे आपको एकदम परफेक्ट रूप से आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या करना, कैसे करना और कितना हम समझ पा रहे हैं, कितना नहीं समझ पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, आज अपनी बात को यहीं विराम देते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में कल।